जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आज जो है हम लोग यहाँ पर साइंस यानी बायोलॉजी का साथियों जो टॉपिक है ऊतक, इससे साथियों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हमने आज इसमें लिया हुआ है साथियों। जो कि आज जो है हमने जो है टॉप 56 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और साथियों जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में हम लोग फैक्ट्स भी देखेंगे। जितने भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने साथियों इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। और साथियों आशा करते हैं कि आप लोगों को एक जो क्लास है पसंद आने वाली है, इसलिए साथियों इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में साथियों हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। बताइए साथियों, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो ऊतक है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजी ऊतक दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो ऊतक है साथियों उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंध करता है। ठीक है, और एपिथेलियम ऊतक दोस्तों जो है ये ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से साथियों याद रखिएगा कि जो एपिथेलियल ऊतक है ये जो है ऊतक की अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। और दोस्तों यहाँ पर जो पेशी ऊतक है मैस्कुलर टिश्यूज जो है दोस्तों ये जो है ये प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र दोस्तों नर्वस टिश्यू जो है शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की विशेषता है। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों ने देखा एपिथेलियम ऊतक, मैस्कुलर टिश्यूज और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस टिश्यूज। ठीक है, तो ये जो तीन प्रकार के जो ऊतक हैं दोस्तों इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि साथियों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछा गया है कि मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मांस में संवहन ऊतक किसके बने होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मर्दूतक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों बताया गया है स्थूल कोण ऊतक के बारे में। तो यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। दोस्तों जो स्थूल कोण ऊतक है ये किस में पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा पत्ती तथा तना। इस ऊतक के दीवार के जो है दीवार में दोस्तों सेलुलोज के जमा हो जाने से जो है मोटी हो जाती है और यह पौधों के नियंत्रित सहारा प्रदान करता है। इस ऊतक में इलास्टिक के गुण होते हैं जो आंधी तूफान में पत्ती एवं तना को टूटने से बचाने का कार्य करता है। कौन सा ऊतक? तो जो स्थूल कोण ऊतक होता है दोस्तों इसमें जो है सेलुलोज के जमा हो जाने से जो है ये मोटी हो जाती है। और दोस्तों इसकी जो दीवारें हैं और इसके बाद जो है जब आंधी तूफान आता है तो ये जो है पत्ती एवं तना को टूटने से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर है फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है और शहद में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शहद में क्या पाया जाता है दोस्तों तो जो है ये फ्रैक्टोज पाया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट दोस्तों स्टार्च के रूप में पौधे के जड़ तथा तने में संचित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पौधे में किस रूप में संचित होता है
तो आप लोग दोस्तों आंसर लगाइएगा स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं। बताइए कि जो अधिकांश स्वपोषी पादप दोस्तों हैं ये ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन की बात की जाए दोस्तों तो इसमें जो है 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और प्रोटीन ऊतक तथा कोशिका के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। ये भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्रोटीन है ये प्रोटीन ऊतक जो है ये तथा कोशिका के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। कौन? प्रोटीन। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों है, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि पौधों में जो जल का संवहन है वो किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइएगा। तो पौधों में जो जल का संवहन है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा दोस्तों पौधों में जल का संवहन होता है। और दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भोजन का संवहन दोस्तों किसके द्वारा होता है। तो फ्लोएम के द्वारा दोस्तों भोजन का संवहन होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कैम्बियम एक ऊतक है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऊतक जो है पौधे के विकास में सहायक होता है तो कैम्बियम। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों के जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। बताइए, हमने आपको इसका आंसर बताया हुआ है, आप लोग अच्छे से सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा भाग जो है जल को जो है पौधे के विभिन्न भागों में ले जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल को ऊपर की ओर गति कहलाती है। साथियों जो पौधा है पौधे में जब जल की जो गति है ऊपर की ओर होती है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा रसारोहण। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में दोस्तों स्टोमेटा यानी जो रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों में जो है किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रंध्र के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर से मापा जाता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन की दर को किसके द्वारा मापा जाता है तो आंसर आप लोग लगाइएगा पोटोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। बताइए कि जो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दोस्तों है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम दोस्तों पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। बताइए कि अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आशुद्ध जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। आशुद्ध जल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष सहायता है, संरचना में एक विशेष समानता है दोस्तों, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या समानता है, आंसर हो जाएगा केंद्रक की अनुपस्थिति दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने
पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? बताइए कि कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन को जो सिद्धांत है उसको प्रस्तावित किया था? तो इनका नाम है जेसी बोस। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जेसी बोस दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर साथियों कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको देख लेते हैं। बीरबल साहनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लिए पुरा वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन? तो बीरबल साहनी। पी महेश्वरी ने आवृतबीजी जो है का परखनली निषेचन तकनीकी दिया था। किसने दिया था? तो पी महेश्वरी ने। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? बताइए कि जो संवहनी पौधे होते हैं दोस्तों इसमें पानी ऊपर किससे जाता है? इसको हमने ऊपर भी इसका आंसर बताया हुआ है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग कि जाइलम टिश्यूज के द्वारा पौधे में पानी ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बताइए किसके लिए जो है एक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि दर नापने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्जेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ पर इनको देख लेते हैं। साथियों यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक्जेनोमीटर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेसी बोस ने दोस्तों इसका आविष्कार किया था। जेसी मतलब जगदीश चंद्र बोस ने इसका आविष्कार किया था। किसका? तो एक्जेनोमीटर का। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लाल रक्त में सबसे अधिक होती है। और बोस ने दोस्तों क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों जो जितने भी पॉइंट साथियों हैं इनको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? बताइए, आसान प्रश्न साथियों है कि कौन सा ऊतक है जिसके नख यानी जो नाखून होते हैं, खुर होते हैं और जो सींग होते हैं ये बने होते हैं। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन के। किसके बने होते हैं? केराटिन के दोस्तों ये बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, केराटिन। ठीक है साथियों, जो केराटिन ऊतक है इसके नख, खुर और सींग बने होते हैं। अगला प्रश्न साथियों है, पूछा गया है इसमें कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो साथियों जो ऑप्शन है 565, 639, 665 या 556। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 639 दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि चालनी पट्टिका किसका एक भाग है? बताइए जो चलनी पट्टिका है वो किसका एक भाग है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो चलनी पट्टिका है ये किसका एक भाग है? तो ये पोषवाह यानी फ्लोएम का एक भाग है। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम। ठीक है, आइए देख लेते हैं साथियों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियन के कारण पौधे, तना तथा जड़ के मोटाई में वृद्धि होता है। पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा दोस्तों पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे में जल एवं खनिज लवण का जो संवहन है वो किसके द्वारा होता है, तो वो जो है दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा पौधे में भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि वैसे पौधे जो जल में पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं जलोदभित्ति कहलाते हैं।
जैसे कि कमल हो गया, सिंघाड़ा हो गया दोस्तों, और जलकुंभी, ये इत्यादि पौधे जो जो हैं दोस्तों, ये जलोदभित्ति कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट यहां से याद रखिएगा, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं। बताइए कि जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की जो प्रणाली है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जल संवर्धन। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जल संवर्धन दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीज तने में दारू यानी जाइलम और पोषवाह दोस्तों यानी फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत है। बताइए कि जो द्विबीज तने होते हैं उनमें जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच जो उपस्थित परत है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, पर्णांगों यानी फन में दारू जाइलम है। बताइए कि फन में जो है दारू यानी जो जाइलम है वो क्या है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बाह्य आदि दारू। क्या हो जाएगा? बाह्य आदि दारू दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, पोषवाह यानी फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो पोषवाह है, पोषवाह का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बास्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक जन, उत्तक जन किसके द्वारा बाह्य त्वचा बनती है हुआ है? बताइए कि जो उत्तक जन है ये जिसके द्वारा बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा त्वचा जन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जो उत्तक जन है वो त्वचा जन जो है जिसके द्वारा बाह्य त्वचा बनती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो साथियों अगला क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाए? साथियों जो उत्तक संवर्धन है इसकी अवधारणा जो है ये किसकी अवधारणा थी उत्तक संवर्धन की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ मिस्टर। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ मिस्टर की जो अवधारणा थी कौन? उत्तक संवर्धन की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, इस सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कथन एक में कहा गया है। और साथियों जो दूसरा कथन है इसमें कहा गया है कि विभज्योतक यानी मेरिस्टेम स्थायी ऊतक के उदाहरण है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। जो सम्मिश्र ऊतक होता है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, सही बात है। और दोस्तों जो विभज्योतक है ये मेरिस्टेम ये स्थायी ऊतक के उदाहरण है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वेशी विभज्योतक यानी मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं? बताइए जो अंतर्वेशी विभज्योतक हैं दोस्तों ये किस में पाए जाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों जो ऑप्शन दिए हुए हैं नोड, पार्श्विक कली, अंतक कली या आंतरिक नोड। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पार्श्विक कली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पादपों में विभाजन की क्षमता वाले अविभेदी कोशिकाओं के समूह को दोस्तों विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। विभज्योतक दोस्तों एक पादप ऊतक है जिसका कार्य नई कोशिकाएं बनाना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जो दोनों पॉइंट हैं इनको आप लोग याद रखिएगा कि दोस्तों जो विभज्योतक है ये एक पादप ऊतक है और जिसका कार्य क्या होता है, ये जो है नई कोशिकाएं बनाता है।
ठीक है। और वहीं पर जो ये दिया है, जो पादपों में विभाजन की जो क्षमता होती है, ये अविभेदित कोशिकाओं के समूह को जो है क्या कहते हैं, विभज्योतक कहते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों ब्रिस्टमेटिक, ऊतक कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों यहां पर है, बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती हैं क्योंकि, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो बहुत से तृणों की जो पत्तियां हैं वलित और अनवलित होने में समर्थ होती हैं क्योंकि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उनके मध्यरागी के घेरे, रागी, मध्य रागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत से जो तृण की जो पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती हैं क्योंकि जो उनके मध्य रागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होती हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं साथियों। तो इसमें पूछा गया है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती हैं। बताइए कि मानव शरीर में जो है जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं वो कहां पर होती हैं। तो साथियों ऑप्शन है लिम्ब, दिमाग, दिल या जबान। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा दिल में होती हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं वो कहां पर होती हैं, हृदय में होती हैं, यानी दिल में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। तो साथियों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको भी आप लोग ध्यान रखा करिए। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक और दूसरी होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है जो स्वतः नहीं हो सकती है, जैसे चलना या बोलना, ये क्या है, ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए अनैच्छिक क्रिया की तो ये जो है अनचाहे होती हैं या ये अपने आप होती हैं, स्वतः होती हैं। इससे जो है रोका नहीं जा सकता है। जैसे छींक आना, इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। पलक झपकना, इसको भी रोक नहीं सकते हैं। ये अपने आप जो है अनैच्छिक क्रिया, ये अपने आप होती हैं, स्वतः होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है। बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जो मानव त्वचा है इसकी औसत मोटाई कितनी होती है। ऑप्शन दोस्तों इसमें दिए हुए हैं 2 mm, 0.05 mm, 1 mm या 1.2 mm। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो मानव त्वचा की औसत मोटाई होती है वो 0.05 mm होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये भी जानना जरूरी है क्योंकि शायद क्वेश्चन इससे बन जाए। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा जो मोटाई पलकों पर सबसे कम होती है तथा तलवों पर सबसे अधिक होती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये पॉइंट साथियों नोट कर लीजिए कि त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में पाई जाने वाली तेली ग्रंथियां दोस्तों एवं स्वाद ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का श्रावण करती हैं। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाता है। त्वचा कैंसर दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो त्वचा है दोस्तों इसका कार्य क्या होता है तो ये जो है बाहरी संक्रमण से बचाता है शरीर को। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो त्वचा कैंसर है ये किससे हो सकता है तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से ये हो सकता है। इसके बाद साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों यहां पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन सी जो है एक मानव शरीर की जो परमाणु संरचना है उसका हिस्सा नहीं है। तो साथियों ऑप्शन है हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन या लेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्या है, लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। साथियों इसमें ये बताया गया है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो इसमें से आप लोग याद रखिएगा कि लेड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है। ठीक है।
अगर दोस्तों शरीर में यदि लेड है तो वो जो है हानिकारक माना जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मानव शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें किस्म की कमी हो जाती है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर आंसर लगाइएगा, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, ऊतक क्या होता है? बताइए, जो ऊतक है वो क्या होता है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि ऊतक जो है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? उनको दोस्तों ऊतक कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। ऊतक दोस्तों एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती सेलों का ऐसा समूह है जिसकी सेल एक समान कार्य करती है तथा उसकी गति दोस्तों उत्पत्ति भी जो है तथा उसकी उत्पत्ति दोस्तों ये समान सेलों से होती है और विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर के एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये साथियों आप लोग नोट कर लीजिए, जो ऊतक का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। जंतु ऊतक अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जंतु ऊतक हैं ये अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है दोस्तों पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विंचट ने किया था। किसने किया था? दोस्तों जो ऊतक शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले विंचट ने किया था। ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जंतु ऊतक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा विभेदन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है उसको दोस्तों? तो विभेदन दोस्तों इसको कहा जाता है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों इसमें क्या बताया गया है। वसा संयोजी ऊतक गोलाकार एवं अंडाकार होता है। ठीक है, जो वसा है दोस्तों ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये जो है गोलाकार एवं अंडाकार होते हैं। संयोजी ऊतक दोस्तों विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है और उन्हें जो है कुछ सहारा भी देता है। ऊतक के अंतर कोशिकीय पदार्थ दोस्तों मैट्रिक्स कहलाते हैं और मैट्रिक्स जो है तंतुवत ठोस जेली की तरह जो है सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। ठीक है, श्वेत तंतुमय ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक जो है लचीले होते हैं, यानी जो अधिक लचीले होते हैं। और पीला तंतुमय ऊतक लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी जो कोशिकाएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो कोलेनकाइमा होते हैं दोस्तों ऊतक, ये जो है ये जो है क्या होता है, ये जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं साथियों। जो ऊतक है क्या है? ऊतकों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो जो ऊतकों का अध्ययन दोस्तों ये होता है हिस्टोलॉजी में। ठीक है, तो ऊतकों का जो अध्ययन है दोस्तों ये जो है हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। एपिथीलियम क्या है? एपिथीलियम जो है
ऊतक ये सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक को दोस्तों मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अस्थि ऊतक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं। साथियों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि जो अस्थि ऊतक है इसकी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो है दोस्तों कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में दोस्तों कैल्शियम एवं फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है। उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊतकों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, तो साथियों यहाँ पर आप लोग आंसर लगाइएगा कि ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। बताइए कि जो कौन सा स्थायी ऊतक है दोस्तों जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि जो दोस्तों जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, चक्री तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। किसकी? जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, लंबी होती है, चक्री तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो दोस्तों जो कोशिकाएं होती जो ऊतक होते हैं इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है। इनकी भित्ति दोस्तों लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। तृण ऊतक जो है कार्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन मंडल में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक दोस्तों पौधों के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीजाणु तथा नारियल के जो बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि नारियल का जो छिलका होता है, बाहरी जो रेशेदार छिलका होता है, इसमें कैसा ऊतक पाया जाता है, तब साथियों आप लोग याद रखिएगा दृढ़ ऊतक इसमें पाया जाता है। इस ऊतक द्वारा पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोलेनकाइमा दोस्तों जो है ये इस ऊतक की कोशिकाएं केंद्र युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित रसधानी युक्त होती हैं। दोस्तों जो एरेनकाइमा होता है यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। कौन सा? दोस्तों जो एरेनकाइमा है ये अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। ठीक है, तो साथियों जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन है। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें साथियों पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। बताइए इनमें जो है कौन से पौधे के जो ऊतक हैं वो कोशिका विभाजन में सक्षम है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विभज्योतक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा पौधे के वर्धी क्षेत्रों को विभज्योतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पौधे के जो वर्धी क्षेत्र होते हैं दोस्तों इनको विभज्योतक कहते हैं। इसमें बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है और दोस्तों यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है। विभज्योतकी ऊतक गोल, अंडाकार या बहुभुजी आकार का होता है और जीव द्रव्य का सघन केंद्र बड़े होते हैं। इनकी जो भित्तियां हैं दोस्तों ये पतली तथा एक सार होती है, यानी एक आकार की होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का इसमें अभाव होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक दोस्तों जो होते हैं ये पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक में विभज्योतकी ऊतक बांटा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहां से याद रखिएगा। आगे साथियों देखते हैं अगला प्रश्न है। साथियों अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। बताइए कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो संयोजी ऊतक का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, हड्डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों यहां पर जो पॉइंट दिया है इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप लोग ये जानेंगे कि जो संयोजी ऊतक है ये विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को संबंध करता है, यानी संबंध करता है तथा उन्हें सहारा भी देता है।
संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है, ठीक है, यानी पाई जाती है। ये दोस्तों याद रखिए, जो संयोजी ऊतक है ये आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। संयोजी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा है कंकाल ऊतक और तीसरा है दोस्तों तरल ऊतक या संवहन ऊतक। रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ये पॉइंट साथियों आप लोग नोट कर लीजिए कि रक्त और लसिका को क्या कहते हैं, तो तरल संयोजी ऊतक इसको कहा जाता है, ठीक है, किसको, रक्त एवं लसिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? बताइए कि निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं दोस्तों मृत होती हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों जो ऊतक होते हैं इनमें जो कोशिकाएं होती हैं ये मृत होती हैं, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। ये आप लोग दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें जो पॉइंट है इनको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो स्क्लेरेनकाइमा है इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है। वे भित्तियां इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर के अंदर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कार्टेक्स पेरिसाइकिल संवहन मंडल में पाया जाता है। जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती हैं और इस मृदुलक को एरेनकाइमा कहते हैं। दोस्तों जो मृदुलक ऊतक में हरित लवक को क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा ऊतक जो है दोस्तों रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा मांसपेशी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मांसपेशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मांसपेशी ऊतक है ये जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथियों जो आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं इनको देख लेते हैं। पेशियां त्वचा के नीचे का मांस होती हैं। यह अंगों के गति उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? ये जो पेशियां होती हैं ये क्या करती हैं? ये अंगों में गति उत्पन्न करता है एवं शरीर को सुदृढ़ बनाती हैं, ठीक है। और दोस्तों संपूर्ण शरीर में ये 600 से अधिक पेशियां हैं और पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, जो रक्त है दोस्तों ये एक सरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। कैसे होते हैं? उभयावतल होते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल स्थायी ऊतक नहीं है? बताइए। ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो जाइलम है, जाइलम ये सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ये जटिल ऊतक है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। आइए देखते हैं इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं। दोस्तों जो जाइलम है ये एक जटिल ऊतक है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं और ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती हैं। जटिल ऊतक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। दोस्तों जो जाइलम है इसी को दारू कहते हैं, जो फ्लोएम है इसको बोलते हैं बास्ट, ठीक है। दोस्तों जो जाइलम होता है ये पानी का संवहन करता है, जो फ्लोएम होता है वो भोजन का संवहन करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जाइलम दोस्तों ये वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक इनके भाग हैं। पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में जाइलम ऊतक दोस्तों पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जाइलम और फ्लोएम है दोस्तों इसको संवहन ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है, यहां पर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, पूछा गया है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। बताइए कि जो पौधों में प्राथमिक वृद्धि जो है वो किससे होती है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है।
ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं, लंबवत विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अधिक विभज्योतक या शीर्ष विभज्योतक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, यानी जो पौधों में जो प्राथमिक वृद्धि होती है वो अधिक विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक, ये दोनों से साथियों ये वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं जो फैक्ट्स दिए हैं इनको देख लेते हैं, क्योंकि साथियों जो एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। ठीक है, विभाज्योतक ऊतक ऐसी सेलों का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। विभाज्योतक ऊतक को स्थिति के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है। पहला है शीर्षस्थ विभाज्योतक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योतक और तीसरा दोस्तों है अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक है, ये जो 3 प्रकार के हैं इनको आप लोग याद रखिएगा। शीर्षस्थ जो ऊतक दोस्तों है ये जो जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है एवं लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, आगे जो है इसको देख लेते हैं। साथियों जो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, जो पार्श्व जो विभाज्योतक है यह ऊतक जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में उपस्थित होता है और एक यह द्वितीयक वृद्धि करता है। दोस्तों जो अंतर्वेशी विभाज्योतक है यह ऊतक स्थायी ऊतक के बीच बीच में पाया जाता है और ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। यह वृद्धि करके स्थायी ऊतकों में दोस्तों परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों जो अगला क्वेश्चन है कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू टिश्यूज। साथियों जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस ऊतक के कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कुलेनकाइमा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो स्थूल कोण ऊतक है यानी जो कुलेनकाइमा जो ऊतक है ये एक सरल ऊतक है। इस ऊतक की सिलों में जो है केंद्र युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। इसमें दोस्तों हरित लवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। इस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत तथा पुष्पाकली वृंत पर पाया जाता है। दोस्तों जो ये स्थूल कोण ऊतक है ये जड़ों में नहीं पाया जाता और जाइलम एवं फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक है, ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कुलेनकाइमा है या जो स्थूल कोण ऊतक है ये जड़ों में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? बताइए कि वो कौन सा ऊतक है जो पौधों को जो है कठोर और दृढ़ बनाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों जो सेलेनकाइमा होता है ऑप्शन नंबर सी, ये ऊतक दोस्तों पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। आइए देखते हैं पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है। साथियों जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये ऊतक की भित्तियां इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता। ये ऊतक पौधों के बाह्य परतों में या रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके दोस्तों दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। जाइलम ऊतक को चलन ऊतक भी कहते हैं। दोस्तों जो जाइलम और फ्लोएम है ये मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करता है। और दोस्तों जो कोलेनकाइमा है इसमें अंतरकोशीय स्थान बहुत कम होता है और ये ऊतक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, साथियों जो अगला क्वेश्चन है पूछा गया है इसमें कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकांश जो अंतरकोशीय प्रसार है इनके लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचित होती हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पैरेनकाइमा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या फैक्ट दिए हुए हैं इसमें। साथियों जो पैरेनकाइमा है ये अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। जो पैरेनकाइमा है
ये अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। यह एरन तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती हैं जो पैरेन्काइमा के बीच पाई जाती हैं और इस प्रकार के पैरेन्काइमा का वायुतक एवं एरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा में दोस्तों पाए जाने वाले आंतरिक कोशिकाएं जो होती हैं स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होती हैं। कोलेनकाइमा ऊतक पौधे के नए भागों में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो फ्लोएम है, फ्लोएम एक संचयक ऊतक है। ठीक है, तो ये आप लोग दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, जो कोलेनकाइमा ऊतक होते हैं ये पौधों के नए भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल स्थायी ऊतक नहीं है? बताइए कि इनमें से जो है कौन सा तरल स्थायी ऊतक नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। दोस्तों हमने आपको बताया ऊपर भी कि जो जाइलम है ये एक जटिल ऊतक है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है यहाँ पर। दारू ऊतक यानी जो जाइलम ऊटिसोज है दोस्तों, ये जो है पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम को चालन ऊतक भी कहते हैं। वाहिकाएं पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पानी तक जो है पहुंचाते हैं। जाइलम तंतु दोस्तों ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और वाहिकाएं दोस्तों ये सेल की भित्ति मोटी एवं स्लूलित होती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो जाइलम है ये मृदुलक प्रायः पैरेन्काइमेस्ट एवं जीवित होती हैं, या यह जो है दोस्तों किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय जो है संवहन में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न है यहाँ पर कि डैश के कारण जो है स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं। किसके कारण? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कि जो स्क्लेरेन्काइमा है इसकी जो दीवारें होती हैं ये मोटी होती हैं लिग्निन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। कौन सा? तो लिग्निन दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, लिग्निन। आइए देख लेते हैं साथियों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो लिग्निन है साथियों, जो स्क्लेरेन्काइमा सेलों में जीव द्रव्य नहीं होता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से इस ऊतक की सेलों जो सेल होती हैं दोस्तों ये मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसको जो है दोस्तों जो इसकी भित्तियां हैं ये लिग्निन के कारण इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। जो दोस्तों मृदूतक है ये जो है इसकी जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। ये भी पॉइंट साथियों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको याद रखिएगा, जो स्क्लेरेन्काइमा सेलों में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, और साथियों जो मृदूतक है इनकी कोशिका भित्ति दोस्तों ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक जटिल स्थायी ऊतक है, बताइए कि एक जटिल स्थायी ऊतक कौन सा है? साथियों आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, ये आपको आंसर याद हो गया होगा कि साथियों जो जाइलम है ये एक जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, अगला जो देखते हैं इसमें जो पॉइंट दिए हुए इनको देख लेते हैं। साथियों जो हिस्टोलॉजी में क्या किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये अभी आपको याद हो गया होगा क्योंकि हमने इसको कई बार बताया कि ऊतकों का अध्ययन जो है दोस्तों हिस्टोलॉजी कहलाता है। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। साथियों जो पैरेन्काइमा ऊतक है ये अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है, और जो कोलेनकाइमा ऊतक है ये जो है अंतर कोशिकीय स्थान इनमें बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग चारों याद रखिएगा। ठीक है साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग
याद रखिएगा। आइए इसमें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी आप लोग जरूर देखा करिए। इसमें साथियों क्या बताया गया है कि फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम एक संचयक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। फ्लोएम में दोस्तों चलनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मर्दूतक पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट जो है याद रखिएगा। साथियों ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोएम के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग साथियों बताइए जो फ्लोएम है वो किस प्रकार का ऊतक, अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों आप लोग बताएंगे कि इस तरह जो फ्लोएम दोस्तों है ये जो जटिल ऊतक है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से आंसर बता सकते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो स्क्लेरेनकाइमा है इसमें कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो स्क्लेरेनकाइमा है दोस्तों इसमें कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है, किसके कारण? लिग्निन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो इसकी कोशिका भित्तियां इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह दोस्तों कार्टेक्स, पेरिसाइकिल और संवहन बंडल में पाया जाता है। जिन पौधों में रेखा उत्पन्न होती है, ठीक है, उनमें यह ऊतक जो है दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। मर्दुलक साथियों जो है ये ऊतक के कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, मर्दुलक साथियों ऊतक एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। ये साथियों आप लोग याद रखिएगा कि जो मर्दुलक ऊतक है ये जो है एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक दोस्तों कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा विभज्योतक दोस्तों ये जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं साथियों जो विभज्योतक है ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो ऊतकों का अध्ययन है दोस्तों ये जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऊतकों के कोशिकाओं को विभाजन क्षमता के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतिकी ऊतक और स्थायी ऊतक। साथियों जो विभज्योतिकी ऊतक होता है ऐसी सेलों का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्रीय विभाजन करने की क्षमता होती है और यह ऊतक दोस्तों आवश्यक जीवित कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। ठीक है, तो ये इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म यानी एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें जो एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है इसको क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों इसको जो है क्यूटिन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूटिन। ठीक है, याद रखिएगा। आइए साथियों देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना साथियों ये जो दृढ़ ऊतक हैं ये जीव द्रव्य नहीं होता है इनमें। ठीक है, जो दृढ़ ऊतक है इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है और एवं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती हैं। जेरोफाइट उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियां हैं और दोस्तों जो मरुस्थलीय वनस्पतियां जो हैं खजूर, नागफनी, बबूल आदि हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। बताइए कि कौन से ऊतक का दोस्तों जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर याद रखिएगा
कि इस ऊतक की कोशिका में सघन कोशाद्रव्य एवं एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। इन ऊतकों को हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं और जलीय पौधों में तैरने के लिए दोस्तों गुहिकाएं रहती हैं जो मर्दूतक के बीच पाई जाती हैं। दोस्तों जो कोलेनकाइमा है ये ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, किसमें साथियों, जो कोलेनकाइमा है इन ऊतकों में अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन। क्या है साथियों अगला प्रश्न, कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयत फलकी। ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं क्यूबाइडल, इसको साथियों बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या, जो साथियों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें बताया गया है कि जंतु ऊतक में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला है साथियों एपिथीलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। साथियों जो एपिथीलियम ऊतक है ये सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, सल्की या सल्काभ एपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम और क्यूबाइल, क्या है क्यूबाइडल एपिथीलियम। ठीक है, तो साथियों ये जो है 4 प्रकार के होते हैं और चौथा है पच्छाबी या पच्छमल एपिथीलियम। ठीक है, क्यूडाइल साथियों जो होता है, क्यूइडल जो है एपिथीलियम ऊतक की कोशिका एक घनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है। ठीक है, ये ऊतक लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है और अवशोषण और श्रवण के अलावा ये अंगों की यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों को आंतरिक सहारा कौन प्रदान करता है, तो आंसर साथियों आप लोग लगाइएगा एपिथीलियम ऊतक जो है ये जो है पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों बात की जाए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। बताइए कि जो नारियल की छाल है इसका निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा साथियों स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसका आंसर हम लोगों ने कई बार ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसलिए साथियों इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें बताया गया है कि ये भित्तियाँ इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। ठीक है साथियों, जो ये कोशिकाएं हैं वो इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। दृढ़ ऊतक पौधे के तनों, पत्तियों के सिरा, फलों एवं बीजों के बीज आवरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है। जिन पौधे में रेशा उत्पन्न होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमा भारी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों जो एरेनकाइमा है यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। बताइए कि किसमें दोस्तों जो डेड सेल पाया जाता है। बताइए, तो साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेनकाइमा। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं साथियों इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों यहाँ पर ये देखिएगा कि जो मर्दूतक होता है दोस्तों जो पैरेन्काइमा है इसकी कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती हैं। इसकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा रसधानी युक्त होती हैं। ठीक है,
कैसे, किसकी साथियों, तो मर्दूतक की। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मर्दूतक की दोस्तों जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी या अंडाकार या बहुभुजीय, जीवित तथा रसधानी युक्त होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। पूछा गया है इसमें कि डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। बताइए किस ऊतक का निर्माण है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, ये भी साथियों यहाँ से देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा है, ये ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। ये ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये पौधों के बाहरी परतों की रक्षा करता है। नारियल के बाहरी रेशे स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बने होते हैं। क्लोरेनकाइमा को हरित ऊतक भी कहा जाता है। ये साथियों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हरित ऊतक है वो किसको कहा जाता है तो याद रखिएगा क्लोरेनकाइमा को। कोलेनकाइमा साथियों ऊतक की कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी, अंडाकार या बहुभुजीय, जीवित या रसधानी युक्त होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। बताइए कि किस ऊतक की जो कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरिस्मेटिक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा मेरिस्मेटिक। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है ऊतक का अध्ययन या क्या कहलाता है। तो साथियों जो ऊतक का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। यह ऊतक की कोशिकाएं छोटी, अंडाकार या बहुभुजी होती हैं तथा इनकी जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों ये सेलुलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव से भरी होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। साथियों जो प्रत्येक कोशिका होती है ये घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से भरी होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है साथियों इसमें कि ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। बताइए कौन सा ऊतक दोस्तों मुख के आंतरिक स्तर को बनाता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरल स्क्वैमस एपोथीलियम। साथियों जो सरल स्क्वैमस एपोथीलियम है ये ऊतक जो है हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, पूछा गया है इसमें साथियों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको देख लेते हैं पहले। तो साथियों इसमें बताया गया है कि जो सल्की या सल्काम एपिथीलियम होता है, ठीक है, ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं फर्म या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती हैं। सल्काव एपिथीलियम दोस्तों त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है और इसके अलावा ऐसे ऊतक मुख गुहा, जिह्वा, ग्रास नली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। ये दोस्तों रक्त वाहिकाएं तथा फेफड़ों के वायु कोष में भी पाए जाते हैं। स्तंभाकार दोस्तों जो एपिथीलियम होते हैं ये छोटी आंत का भीतरी स्तर में पाया जाता है। तो साथियों जो पॉइंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और साथियों ये लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। बताइए जो त्वचा होती है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक बनता है उसका नाम क्या है। तो साथियों इसका नाम है वसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों इसका बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले साथियों आप लोग याद रखिएगा कि जो वसा है वसा एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, तो वसा दोस्तों एक संयोजी ऊतक है। वसा संयोजी ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती हैं। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में होता है और यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। वसा ऊतक ताप रोधक का कार्य
ठंडा प्रदेश में करता है। शरीर के समस्त अंगों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की मुख्य विशेषता है दोस्तों। और तंत्रिका ऊतक की यूनिट जो है न्यूरॉन होती है। ठीक है, ये पॉइंट साथियों आप लोग नोट कर लीजिए। जो तंत्रिका ऊतक है इसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वसा कैसा ऊतक है, दोस्तों जो वसा है ये एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यूज है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो साथियों आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि क्या क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ डैश एंड डैश टिश्यूज आर लिविंग सेल। बताइए कि कौन से साथियों जो ऊतक है इसमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं यानी जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। साथियों जो इसका आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथियों इसमें जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसमें साथियों याद रखिएगा कि जो सरल स्थायी ऊतक हैं ये समरूप कोशिकाओं का बना होता है जो 3 प्रकार का होता है, मृदुलक ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ कोण ऊतक। ठीक है, मृदुलक ऊतक की कोशिका भित्ति पतली सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतर सेलों का स्थान रहता है। यह नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। और कुछ जो मृदुलक जो है, जो मृदूतक दोस्तों है, ये क्लोरोफिल पाया जाता है कुछ में। ठीक है, और साथियों एक पॉइंट ये है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि स्थूल जो कोण ऊतक होता है साथियों, ये में जो है हरित लवक सामान्यतः नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जो स्थूल कोण ऊतक है इसमें सामान्यतः हरित लवक नहीं पाया जाता और इन कोशिकाओं के केंद्र भी चपटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और साथियों जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।